हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो इस बार का जो पेपर है वो सॉल्व करवा दीजिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज उसको सॉल्व करवाते हैं। उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के आ रहे हैं और किस तरीके से आप उनको डील कर सकते हो, कैसे आप उनको सॉल्व करो कि आपका टाइम भी बच जाए और आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से हो जाए और कुछ छूटे भी ना। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और राइट आंसर देखने की भी कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ये आपको सीक्वेंस में लगाना था कि पहले कौन सी चीज़ आई। तो देखिए क्या चीज़ पहले आई, तो पंचायती राज दिया हुआ है, आईआरडीपी दिया हुआ है, ग्राम पंचायतों का सीटों में आरक्षण दिया हुआ है, उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो अगर आप इसको देखोगे तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा घुमाया हुआ है नहीं। अगर आपको ईयर पता है सभी के तो आप आसानी से कर सकते हो, बस ईयर वाइज सीक्वेंस लगाना था। तो जो सबसे पहले आया था वो आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके बाद फिर लागू किया गया था पंचायती राज, ठीक। उसके बाद पंचायती राज के बाद में फिर आया था आपका ये समेकित ग्रामीण विकास आईआरडीपी, और सबसे लास्ट में लागू किया गया था ये ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण। तो जो इसका सीक्वेंस बनना चाहिए वो है DABC, ठीक। तो ये जो है इसको हम देखेंगे कौन सा हमारा राइट है। तो फोर्थ वाला देखिए जो आपका ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, हम इसको टिक कर देंगे। तो इसका आंसर जो राइट है वो फोर्थ हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है हमारा रिसर्च से। तो इसमें पूछ रहा है कि एक ऐसा प्रतिदर्श, देखिए प्रतिदर्श मतलब सैंपलिंग, एक ऐसा प्रतिदर्श हो जिसमें क्या हो, दक्षता हो, प्रतिनिधित्व हो, विश्वसनीयता हो और लचीलापन हो। तो जो दक्षता मतलब जिसमें निपुणता हो, तो जो अच्छा भी हो और जो विश्वसनीय भी हो, जो रिप्रेजेंट भी करे सभी चीज़ों को और जिसमें लचीलापन भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर सारी अच्छाइयाँ हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम श्रेष्ठ प्रतिदर्श बोलेंगे, ठीक है। बी राइट हो जाएगा इसका। अगला है, इसमें एक तरफ आपके थिंकर दिए हुए हैं और एक तरफ आपको मैच करना है उनके कॉन्सेप्ट से। तो इसको हम मैच करेंगे। तो जो कैस्टल है, मैनुअल कैस्टल, नेटवर्किंग की बात की है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद फिर लेवी स्ट्रॉस हैं, बाइनरी अपोजिशन की बात करी है, तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा, इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब दो हमारे मैच हो गए ना, अक्सर दो जब मैच कर लो तो आपका इजीली बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ए का 2 हमने मिलाया था, ए का 2 वाले 2, तो ये नीचे के 2 तो नहीं ही होंगे, अब ऊपर से 2। अब देखो जरा सी में 1 किस में है, तो सी में 1 बी वाले ऑप्शन में है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन राइट है, यानी कि सेकंड जो इसका ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेनेट कार्स्टन द्वारा संबद्धता की संस्कृति का अध्ययन किसमें किया गया था। देखिए इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं एकदम नए तरीके के, तो आपको पता है कि कुर्ग का अध्ययन किसने किया है, नायर्स का अध्ययन किसने किया है, भील का अध्ययन किसने किया है, लेकिन ये जो लंकावी आइसलैंडर्स हैं ये हमने नहीं पढ़ा कि किसने किया है। तो जब कुछ इस तरीके के नए आए तो उनको आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो कि कौन सा इसमें अलग दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये तीन यदि नहीं होंगे तो कौन सा राइट है, तो इसका ये वाला राइट है। लंकावी आइसलैंडर्स का इन्होंने अध्ययन किया था, किसने, जेनेट कार्स्टन ने, और जो इनका कॉन्सेप्ट था ये था संबद्धता की संस्कृति। अभी ये न्यू क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, मे बी नेक्स्ट एग्जाम में घुमा करके पूछ ले। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्षेत्र अवलोकन, और इधर दिया हुआ है और इधर मतलब शोध दिए हुए हैं, शोध के प्रकार, और इधर उनकी विशेषताएं दी हुई हैं। इसमें भी आपको सीक्वेंस में लगाना। देखिए आप देख रहे होंगे कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं, तो आपको सीक्वेंस में लगाना पड़ रहा है इसमें। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्षेत्र अवलोकन किसमें किया जाता है, जो फील्ड वर्क है वो किसमें किया जाता है। तो फील्ड वर्क हम करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अनुभव कर रहे हैं, ठीक। तो हम इसमें लगा देंगे एक का थर्ड। फिर हमारा कौन सा आता है कि हम कार्य कारण प्रभावों को देख रहे हैं कि क्या कार्य है, सॉरी क्या उसका रीज़न है, क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है।
तो जब ऐसा हम कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज़ हुई तो ये ऐसे हुई, इसका ये रीज़न था, ये चीज़ें, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम चीज़ों को, तो व्याख्यात्मक शोध हो जाएगा। फिर उसके बाद बड़ी आबादी की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करना है हमें, तो जब भी हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सर्वे मेथड का प्रयोग करते हैं, और ये प्रीवियस में भी आई थी, ठीक है। फिर हम समाचार पत्रों और मीडिया, जब भी हम कोई कंटेंट का एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस, तो ये 2 हो जाएगा। तो हमने कौन कौन सा मिलाया, ए का मिलाया हमने थर्ड। अब देखते हैं ए का थर्ड कौन सा है, तो ए का थर्ड, हमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया और ये हमारा राइट आंसर है। फिर अगला वाला जो क्वेश्चन है, गॉफमैन के अनुसार जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नज़र डालते हैं फिर दूर कहीं पुनः देखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे। तो ये इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार इनका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, तो आपको ये चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है डी, नागरिक उपेक्षा करना। बट इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो आप इनका इंग्लिश वर्जन एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और इधर उनका सीक्वेंस मैच करना है। तो इसका आप मैच करेंगे तो लघु और दीर्घ परंपरा, और उसके बाद दिया है संकीर्णीकरण, सार्वभौमिकीकरण, फिर ग्राम्य नगर सातत्य की बात है, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। तो हम इजी से शुरू करते हैं। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की बात कौन करता है, एम.एन. श्रीनिवास करते हैं, ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद ग्राम्य नगर सातत्य की बात कौन करता है, तो ये आपका कौन करता है, ग्राम्य नगर सातत्य, अर्बन रूरल कॉन्टिनम। और उसके बाद है संकीर्णीकरण और सार्वभौमिकीकरण, ये मैक्यम मेरियट का है। लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा ये इनकी है, ठीक है, रेडफील्ड की, और ये फिर सोरोकिन और जिमरमैन की है। तो जब इस तरीके से हमने मिलाया तो अब इसमें हमारा कौन सा सीक्वेंस राइट आ रहा है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें के जो ऑप्शन है, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये आई थिंक डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, आई एम नॉट श्योर। बट इस जो क्वेश्चन के आंसर जो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो अगर नहीं हुआ है तो इसको डिलीट होना चाहिए। बट ये जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है ये राइट है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसे ही लगाना, क्योंकि कई बारी एक एग्ज़ाम में वो दूसरा आंसर दे देते हैं, दूसरे एग्ज़ाम में फिर वो दूसरा आंसर दे देते हैं। तो आप अगर नेक्स्ट में आता है तो आप यही लगाना। वैसे आयोग ने तो इसका जो राइट आंसर है वो इन्होंने सेकंड वाला माना है, बी ऑप्शन। बट ये आप देख सकते हो कि इसके जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं मैच है, तो ये थोड़ा सा है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इंडियाज़ चेंजिंग विलेज। ये जो बुक, एक तरफ बुक्स दी हुई हैं, एक तरफ इनके थिंकर दिए हुए हैं, तो इनको आपको मैच करना है। तो इंडियाज़ चेंजिंग विलेज, इंडियन विलेज, ये सब कुछ मैंने आपको एक जगह पे नोट करवाया था ना, याद है। ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि इजी टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल और राइट करके आएंगे, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, ठीक है। भारत के बदलते गांव, राजस्थान विलेज, रिमेम्बर्ड विलेज, विलेज इंडिया से शुरू करते हैं, मैक्यूम मैरियट। रिमेम्बर्ड विलेज एम.एन. श्रीनिवास की है। फिर राजस्थान विलेज बी.आर. चौहान की है। इंडिया चेंजिंग विलेज एस.सी. दुबे की है, ठीक है। तो ये आपके पास जो सीक्वेंस बन करके आया है, तो ए का हमने 2 मिलाया है, ए का 2, और फिर बी का हमने 4th मिलाया है, ए का 2, बी का 4th, सी का 1 एंड डी का 3rd। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये, यानी कि सी ऑप्शन, देखिए ये जो थर्ड ऑप्शन है ये दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, इसका सी राइट है। अगला क्वेश्चन है रनवे वर्ल्ड, इस कॉन्सेप्ट की बात किसने की है, कौन इस अवधारणा की बात करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रनवे वर्ल्ड, इसको दिया था आपके एंथनी गिडिंग्स ने।
भगोड़ा समाज पढ़ा होगा आपने ना, मैंने बताया है कि इन्होंने कहा था जगरनॉट भगोड़ा समाज, ठीक, कि किस तरफ ले जाए कुछ नहीं कह सकते हैं, एक तरीके का बेलगाम घोड़ा है, ठीक। तो ये चीज़ इन्होंने बताई थी। एंथनी गिडिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kaku, in his Three Pillars of Revolution, talk of which of the following? ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कह सकते हो आप, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकेंड ऑप्शन राइट माना गया है, ACD, असर्शन एंड रीज़न का। तो एक असर्शन है और दूसरा उसका रीज़न दिया हुआ है। समाजशास्त्र में हम अप्रत्यक्ष परीक्षण विधि जैसे कि तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, और फिर रीज़न उसका दिया हुआ है कि प्राकृतिक विज्ञानों में कारणात्मक संबंध की स्थापना परीक्षण द्वारा सुगम बनाई जाती है, किंतु समाज विज्ञान में इस प्रकार के परीक्षण असंभव है। तो ये जो असर्शन रीज़न का जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, समाजशास्त्र में हम अप्रत्यक्ष परीक्षण विधि यानी तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम करते हैं तुलनात्मक विधि का प्रयोग। फिर कह रहा है कि प्राकृतिक विज्ञानों में कारण संबंधों की स्थापना परीक्षण को सुगम बनाया जाता है, लेकिन समाज विज्ञान में इस प्रकार के परीक्षण असंभव है। ये बात भी सही है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये, ठीक, कि हाँ ये बात भी सही है और रीजन भी वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया? सिर्फ ऐतिहासिक उपागम पूछ रहा है, हिस्टोरिकल तुलनात्मक या कुछ भी नहीं प्रयोग किया है। तो जो मैंने इनका पढ़ाया था सी राइट मिल्स का जो समाजशास्त्रीय कल्पना, उसमें जो मैंने बताया था, एक तो आप जीवन वृत्त का प्रयोग करेंगे और एक समाज के इतिहास का प्रयोग करेंगे, अगर आपको सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत मुद्दों को समझना है। वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बी है। फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मर्टन द्वारा दी गई स्कीम के अनुसार क्रमानुसार लगाइए। तथ्यों का अवलोकन, प्रेक्षित तथ्यों का विश्लेषण, सिद्धांत निर्माण और सामान्यीकरण, और एक है अवधारणाकरण। तो इसमें हम मर्टन ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग हमको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। ये फिर से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मर्टन ने बताया था कि किस तरीके से हमको करना है, तो सबसे पहले हम तथ्यों का अवलोकन करेंगे, क्योंकि जब तक हम अवलोकन ही नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अवलोकन। जब हमने अवलोकन कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण कर लिया तब फिर हम अवधारणा का प्रतिपादन करेंगे, यानी अवधारणाकरण, और अवधारणाकरण कर लिया तो उसके बाद हम करेंगे सामान्यीकरण, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिद्धांत का निर्माण। तो सिद्धांत का निर्माण हम सबसे लास्ट में करेंगे। मतलब पहले हमने अवलोकन किया, फिर हमने जो भी देखा था उसका विश्लेषण किया, और फिर हमारे माइंड में एक छोटी सी अवधारणा बन गई कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई है। अब उन अवधारणाओं को हमने सामान्यीकृत किया, जनरलाइज किया, और फिर जाके एक थ्योरी बन गई। तो इसका जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है ए, उसके बाद बी, और उसके बाद ई, ई के बाद फिर डी, और डी के बाद फिर सी। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट आ रहा है, ए बी ई डी सी, बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। सेकेंड जो इसका जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थानों का सम्मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करते हैं? ये चीज़ किसने बोली थी कि जो सामाजिक संरचना है ये समूहों और संस्थानों का मिश्रण है और इससे समाजों का निर्माण होता है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये चीज़ अगर आपने अरिहंत में भी पढ़ा होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। समूहों का और संस्थानों के सम्मिश्रण को संरचना में किसने किया है? तो दुर्खिम ने नहीं किया है, आपके ब्राउन ने नहीं किया है, रेमंड फर्थ ने नहीं किया, फिर कौन बचता है? जिन्सबर्ग। राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। फिर निम्नलिखित में से कौन से दो विद्वान जो कि जे लेकमैन की रचनाओं से प्रभावित थे?
तो उसमें से कौन से ऐसे 2 राइटर्स हैं जो इनकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, एक तो ये जे कृष्णेवा और दूसरे हैं मिशेल, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का जो राइट आंसर है ये थर्ड वाला हो जाएगा, ए और बी, यानी कृष्णेवा और मिशेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फिलोसॉफिकल एज्यूम्पशन इन नल हाइपोथेसिस इन सोशल साइंस रिसर्च इज। इसमें से आपको देखना है कि जो प्राथमिक फिलोसॉफिकल एज्यूम्पशन हम जो लगाते हैं वो नल हाइपोथेसिस में इन सोशल साइंस रिसर्च, इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है? कौन सा वर्ड इसके लिए प्रयुक्त होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फाल्सिबिलिटी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। मर्टन का मध्य स्तरीय सिद्धांत आंकड़ों के सीमित रेंज से संबंधित है और इसका रीजन दिया हुआ है, पिछले कुछ दशकों के समाजशास्त्री कार्यों में सभी सम्मिलित सिद्धांतों के निरूपण में कम चिंता व्यक्त की गई है। तो इसको आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहला वाला है वो भी ठीक कह रहा है कि मर्टन का जो मध्य अभिसीमा सिद्धांत है ये सीमित रेंज से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। पिछले कुछ दशकों के समाजशास्त्री कार्यों में सभी सम्मिलित सिद्धांतों के निरूपण में कम चिंता व्यक्त की गई है, तो ये भी सही है, लेकिन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं मिल रहा है। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है ये, ठीक है? तो इसका बी राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आकृषकीकरण का मूल अर्थ क्या है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है अपनी वीडियो में। तो इसका जो हो जाएगा, देखते हैं पहले ऑप्शन को। कृषकों के पेशे या भूमि के लघु उत्पादकों के आकार में संकुचन, यानी कि कम होना, आकार उसकी जो भूमि की जो जोत है उसका कम होना और उनका पेशा छोड़ते जाना धीरे धीरे। दूसरा कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति या समुदाय निगमित खेती करता हो, अगर खेती कर रहा है तब तो बिल्कुल नहीं होगा आकृषकीकरण। फिर थर्ड कह रहा है ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय और विवाह पद्धति में परिवर्तन करता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति मिलेनियर बन गया हो, तो ये भी नहीं होगा। मिलियनियर मतलब करोड़पति बन गया है, तो उससे क्या मतलब आकृषकीकरण का? आकृषकीकरण का मतलब है कि कृषक या तो अपने पेशे को छोड़ रहे हैं या फिर उनकी जो जोत का आकार है वो सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हो जाएगा। फिर अगला है, दुर्खिम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग है, क्या है इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन है आपके ऐतिहासिक विधि, प्रयोगशाला विधि, आंशिक विधि और तुलनात्मक विधि। तो दुर्खिम ने किस विधि का प्रयोग किया था? आपको इनडायरेक्टली ये चीज़ पूछी जा रही है। तो किसका प्रयोग किया था इन्होंने? तुलनात्मक का किया था, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनगणना नगर की विशेषता नहीं है? कौन सा है जो कि जनगणना नगर की विशेषता नहीं है? तो इसमें आप जब ऑप्शन को देखेंगे तो पूछ रहा है कि न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या हो या कम से कम 75% पुरुष गैर कृषि कार्य में कार्य कर रहे हों। फिर पूछ रहा है नगर निगम छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर की विद्यमानता हो और जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि हमें नगर की तरफ इंगित करती हैं, जो कि नगर में पाई जानी अनिवार्य है? तो इसमें जो ये वाली विशेषता है कि 5,000 से कम इतनी से ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। जो जनघनत्व है वो भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम होना ही चाहिए। और फिर वहाँ के अधिकतर स्त्री पुरुष गैर कृषि कार्य में, मतलब या तो कोई व्यवसाय कर रहे हों या फिर कोई जॉब कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, मतलब कृषि ना कर रहे हों। तो 75% से ज़्यादा लोग, तो ये 3 तो मैच कर रही हैं। लेकिन ये जो है कि नगर पालिका होनी चाहिए, छावनी बोर्ड होना चाहिए, अधिसूचित नगर विद्यमान हो, ऐसा कोई उसमें विशेषताएं नहीं बताई गई हैं, तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, ये गलत होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला थर्ड वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय में सुव्यवस्थित रूप से लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है
वो है मर्टन। मर्टन की एक बुक याद है? एक बुक थी इनकी 17th सेंचुरी साइंस कुछ ऐसे करके। तो वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो मर्टन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह की बुक्स को सीक्वेंस में लगाना है, कालक्रम के अनुसार इसको आपको लगाना है। तो इसको हम लगाएंगे जब मैच करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को कर लेती हूँ। तो सबसे पहले योगेंद्र सिंह की कौन सी बुक आई थी? तो अगर आपको इनके ईयर याद हैं तो ही आप कर पाएंगे, वरना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इस चीज़ को ईजिली कर लेंगे। तो चलिए लगाते हैं इसके सीक्वेंस को। तो जो सबसे पहले इनकी बुक आई थी वो थी ये वाली, तो हम पेपर पे लिख लेंगे सी। उसके बाद जो दूसरी बुक आई थी वो थी इनकी ये वाली, तो हम पेपर पे लिख लेंगे बी। जो अगली बुक थी वो आई थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज, ये वाली, तो हम ई लिख लेंगे। उसके बाद कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये वाली आई थी। और फिर जो लास्ट में बुक थी आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन एन इंडियन सोसाइटी, ये वाली पुस्तक। इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। अगर आपको किसी एक बुक का ईयर याद है तो उसको आप देख सकते हो कि ये लास्ट में आई थी तो बाकी वाली पहले आई होंगी। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर सभी के ईयर नहीं याद है तो इसका जो राइट ऑप्शन मिल रहा है CBEAD, वो थर्ड है, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 23rd, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं हैं? सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं कौन सी हैं? ठीक है, तो जो सामाजिक आंदोलन होता है ये क्या क्या चीज़ें दर्शाता है अपने साथ में? तो अगर हम इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सामाजिक आंदोलन होता है एक तरीके का सामूहिक व्यवहार होता है, बिल्कुल राइट बात है। फिर इसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, बिल्कुल सही बात है, इसका लक्ष्य होता ही होता है, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। फिर जो सामाजिक आंदोलन होता है ये या तो परिवर्तन लाता है या फिर ये विरोध करता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगले जो आपके ऑप्शन बोल रहा है, आंदोलन के कारण हमेशा वास्तविक होते हैं, भले ही ज्ञात हो अज्ञात हो, आंदोलन केवल वचन के कारण होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा ABC राइट होगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन है, युगांत द एंड ऑफ एन इपॉक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक ये सभी का राइट हुआ होगा, इरावती कर्वे की बुक है। अगला क्वेश्चन है, सिल्विया बॉल्वी ने अपनी बुक थ्योराइजिंग पेट्रार्की में पितृसत्ता के जिन तत्वों के बारे में बात की है निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? अब ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेप्थ में कह सकते हो पूछा गया है ये। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक आई थिंक ऑप्शन या क्या हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है ये कैंसिल किया गया है। मैंने जो कल मैच करा था ये वाला क्वेश्चन जो रिवाइज आंसर की है उसमें ये कैंसिल किया गया है कि मतलब इसके कोई भी ऑप्शन राइट मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।